राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर फिल्मकार एम.एस. सत्यू। एम.एस. सत्यू के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आपने देखा लोगों का एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल वो जो बात है वो मिलना चाहिए, तब जाके सबके कंट्रीब्यूशन होती है उस फिल्म में एक साथ। तो इस तरह हमने जितने भी हम लोगों ने ढूंढा कि एक स्टूडेंट का भी रोल अब करवाना है, तो वो थिएटर के लड़के से करवाया। ये उम्र वतन छोड़कर जाने की नहीं, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने की। आपको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अगर इस वक्त आप लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने का फैसला किया तो सिकंदर, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। You are wasting your time in this country. आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? जो भागे हैं उनकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जो न भागे हैं और न भागना चाहते हैं? हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए। जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इंसान कब तक अकेला जी सकता है? मैं भी अकेली जिंदगी की घुटन से तंग आ गया। बहुत बहुत स्वागत है एम.एस. सत्यू साहब। ये जो फिल्म गर्म हवा है, जो दोबारा रिस्टोर होकर अभी आजकल थिएटर्स में है, क्या ज़रूरत पड़ी इसको रिस्टोर करके दोबारा दिखाने की? देखिए, मुल्क में क्या हुआ, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, और जैसे जो सेक्युलर फोर्सेस जैसे कांग्रेस, जनता वगैरह, या लेफ्टिस्ट फोर्सेस जैसे सीपीआई, सीपीएम हैं, और ये लोग पता नहीं क्या बात है कि मुझे लगता है कि इन्होंने देश को लेट डाउन किया। इसी वजह से कम्युनल फोर्सेस आज बहुत तगड़ा हो गया, और ये इसका कारण यही है। एक अपोजिशन में अब जाके बैठेंगे, एक इतने साल आपने देश को चलाया, रूल किया, और सबसे बड़ा आपके अपोजिशन पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और उसको सब कैसे खो दिए? आपके अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से हुई है ना। उसको आप सॉल्व कर सकते थे अंदर से, बाहर से नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, समझिए कि 4 हिस्सों में क्यों बंट गया। अभी भी अगर उनका कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो साथ बैठ के वो डिफरेंसेस को हल कर सकते हैं, और अलग अलग से नहीं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी और जो भी दूसरे उनके सपोर्टर्स हैं, सेक्युलर पार्टीज हैं, उनको भी इसके बारे में सोचना था, मगर ये सारे बिखर गए, और कम्युनल फोर्सेस को एक मौका बना के दे दिए। और आज देखिए कि इतना आरएसएस का जोर चल रहा है, और कन्वर्शंस के बारे में हो रहे हैं, हर चीज़ के लिए। दे हैव नो टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स। और हालांकि खूबी, हिंदुस्तान की खूबी यही थी कि एक सेक्युलर स्टेट था, तो अब वो बात ख़त्म होने आ रही है। तो इस वजह से हमने सोचा कि यही एक मौका है, तो हमको दोबारा गर्म हवा जैसी फिल्म को दिखाना चाहिए।
तो इसलिए हम लोग बहुत कोशिश करके उसको रेस्टोरेशन की, क्योंकि बहुत डैमेज हो गया था। और साउंड को हम अमेरिका भेज के लॉस एंजलिस में उसको डॉल्बी डिजिटल करवा के ले आए। और इस तरह अभी सब जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फ्रेम बाय फ्रेम हम लोगों ने उस पर काम किए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आज के जो नौजवान हैं, आज की युवा पीढ़ी है, उनको इस तरह की फिल्म देखना चाहिए। सिर्फ गरम हवा नहीं, गरम हवा जैसे और भी फिल्में बनी हैं, वो उस तरह फिल्म को हम डिजिटली रेस्टोर करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सत्य साहब, मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। मैंने आपसे ये पूछा कि गर्म हवा दोबारा रिलीज़ करने का मसला क्या था, जबकि आपने उसको कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, आरएसएस में उलझा दिया। मैं कहता हूँ एक फ़िल्म अपनी जगह पर फिल्म है, उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, और अगर है? बिल्कुल है, पॉलिटिक्स से है। गरम हवा की अहमियत जो है एक पॉलिटिक्स के बारे में है। हालांकि कहानी जो है एक सिर्फ एक फैमिली के बारे में दिखाया गया है, सेंटिमेंटल स्टोरी, मगर उसका इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल है। पार्टीशन के बाद किसी ने भी पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन से क्या कितना नुकसान हुआ या कैसे फैमिलीज़ बिखर गए और कैसे लोग यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा उनको, और वहाँ जाके वहाँ भी सेटल नहीं हो पाए और वहाँ से फिर माइग्रेट किए दूसरे मुल्कों में, तो ये जो है पॉलिटिकल है। इससे कंप्लीट पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये डिवीज़न या बांग्लादेश जो बनी है, ये इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट इज़ नॉट अ डिसीजन ऑफ द पीपल। लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान इस तरह बिखर नहीं जाए, मगर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था, कुछ ज़मींदार लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस इस तरह थे, उन्होंने सोचा कि मुसलमानों का मुल्क अलग होना चाहिए। तो इस तरह पाकिस्तान बन गई और बांग्लादेश भी उस तरफ बन गया। ईस्ट पाकिस्तान पहले, अब बांग्लादेश बन गया। तो ये बहुत ही पॉलिटिकल है। और ये जो गरम हवा जो है सिर्फ एक सोशल सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि इसकी कहानी ऐसा लगती है कि भाई एक फैमिली की कहानी है, मगर नहीं, ये बाकायदा पॉलिटिकल है और डेलिबरेटली हम लोगों ने उसको सोच के बनाया था, ये टू मेक ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो इस वजह से हम समझते हैं कि आज उसको दिखाना ज़रूरी है। इस तरह और भी फिल्में हैं, नसीम जो है, मम्मो जो है, ऐसे बहुत से फिल्म बनी है, खामोश पानी एक फिल्म है। तो ऐसी फिल्मों को हम दोबारा दिखाना ज़रूरी है। और ये नहीं कि हमारे आजकल के जो इतिहास है तो उसको भूल जाना बहुत डेंजरस बात है। तो हमारी नई पीढ़ी जो है उनको इसके बारे में सोचना है। उसके लिए हम हर कोशिश करें कि वो लोग इस तरह की फ़िल्म देखें, क्योंकि फ़िल्म का जो भी इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और हिंदुस्तान में कुछ 1200 फिल्में बनती हैं साल, और हिंदुस्तान में लोग अभी भी थिएटर में जाके फ़िल्म देखते हैं। हमें सहूलत है कि आप टीवी पे देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं, डीवीडी लेके देख सकते हैं, फिर भी लोग सिनेमा थिएटर जाके देखते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, दूसरे मुल्कों में नहीं होता है ऐसे। तो बहुत से मुल्कों में थिएटर ही बंद होने लगे हैं। अब इस ज़माने में उसका ज़्यादा मान्यता है और इसीलिए हमने सोचा कि इस तरह की फिल्में दोबारा दिखानी चाहिए। आपने कहा सत्यू साहब कि नई पीढ़ी को इतिहास के बारे में एक ऐसी चीज़ों से सबक लेने के लिए भी इस फिल्म को देखना चाहिए। अगर सिर्फ बहस के लिए बहस करें और आपके सामने उस दूसरे लॉजिक को रखें जिसमें वो कहते हैं
कि जो हो चुका वो हो चुका, बार बार हम क्यों पुराने ज़ख्मों को कुरे दें। आज हमारे सामने विकास का, जीडीपी का और खुशहाली का, आगे बढ़ने का जो ख्वाब है, हम उसको देखें कि हम फिर वापस पीछे 60 साल पहले, 70 साल पहले क्या हुआ था, बार बार हम पीछे क्यों जाएं। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी ऐसी पैदा हो चुकी है जिस पर उस बंटवारे का कोई असर नहीं है, और हम उसको बार बार उस दर्द में क्यों घसीट रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। अब यूरोप में जितने भी वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जिस तरह की नाटसीज़म, तो पूरा उसका असर पड़ गया था, एक डिक्टेटरशिप आ गई थी। और उस वक्त जो वॉर ख़त्म होने के बाद आप देखिए कि हंगेरियन, पोलिश, रशियन, चेकोस्लोवाकियन, युगोस्लोवाकियन वो फिल्में देखिए, कितनी फिल्में एंटी वॉर बनी है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। और हिंदुस्तान में 25 साल के बाद एक फिल्म बनी, गर्म हवा ऑन पार्टीशन। ये हिंदुस्तान की फिल्म वालों की कमज़ोरी है। आपने जिस तरह कहा कि ये सब फॉरगॉटन वुंड, उस पे नमक क्यों छिड़का है, ये बात नहीं है, ये ज़रूरी है, उसको याद करना ज़रूरी है, उससे सबक सीखना बहुत ज़रूरी है, तो दोबारा ऐसा ना हो। अब हम लोगों की ये कोशिश करना चाहिए, क्या हम फिर वापस जुड़ सकते हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब एक साथ हो सकता है? हो सकता है, जैसे जर्मनी में हुआ है। जर्मनी एक हो गया और अब बहुत ही पावरफुल है। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी हिंदुस्तान में भी है। तो इसके लिए लोगों को सोचना चाहिए, इसके बारे में हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादातर युवा पीढ़ी को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम अलग अलग से नहीं रह सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये अलग अलग नहीं रह सकता है। कब तक झगड़ते रहेंगे? 60 साल हो गया, अभी भी झगड़ते रहे। और रोज़ हम सुनते हैं कि LOC क्रॉस किया, ये इतने लोग मर गए, उस तरफ उन्होंने फायरिंग की, उतने लोग हिंदुस्तानी सोल्जर्स बन गए। ये क्यों? 40 साल पहले करीब करीब ये फिल्म गर्म हवा बनकर आई। बजाय इसका कोई सीक्वल बनाने के, या इन 40 वर्षों में इसी तरह के थीम में और आगे क्या डेवलपमेंट हुआ इस कहानी में, उस सोसाइटी में, इस ताने बाने में और क्या बदलाव हुआ, उसके डायनामिज़म को शायद ज़्यादा ज़रूरी था पकड़ा जाना, बजाय उसी फिल्म को दोबारा ऐसी बात नहीं है। एक फिल्म बन जाती है, उसको दोबारा नहीं बना सकते। ये कोई रेस 1, रेस 2 इस तरह की फिल्म नहीं है। बैंग बैंग जैसा फिल्म नहीं है ये, जो आप बनाते जाइए उसी हाँ। तो ये बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है। इसमें बहुत सोच है, इसमें बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। तो इसको हम भूलना नहीं चाहिए, और जितना हो सके लोगों को याद दिलाते जाएं। तो मगर एक फिल्म की दूसरा सीक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक फिल्म से दूसरी फिल्म दूसरा प्रोड्यूसर बनाए, मतलब ये है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमने ये बनाए तो उसके बाद तमस, 10 साल के बाद तमस बनी, और बीच में खामोश पानी बनी, उसके बाद नसीम सईद मिर्ज़ा ने बनाए, और मम्मो शाम बेनेगल ने बनाई। ये किस लिए बनाए उन लोगों ने? ये सब इसका इन्फ्लुएंस है। गर्म हवा का एक इन्फ्लुएंस फिल्म वालों के ऊपर भी एक इन्फ्लुएंस है। तो इस वजह से इस तरह के सब्जेक्ट उन्होंने चुना और उस पर काम किया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की फिल्म को दोबारा दिखाना चाहिए। और बिल्कुल बातचीत के आखिरी हिस्से में सत्यु साहब आपसे जानेंगे कि ज़िंदगी का इतना अरसा इस तरह के कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव काम में
गुजारने के बाद अब आपको क्या एहसास होता है कि जो इतने परिश्रम और इतने लगन के साथ जो ज़िंदगी गुजारी गई और जो कुछ क्रिएट किया गया वो समाज में कुछ बदलाव या कोई ऐसा खुशी पैदा कर पाया कि आपको भी लगे कि हाँ भाई? उम्मीद तो है, वो अगर वो उम्मीद नहीं तो हम हार जाते हैं। उस भरोसे से आगे बढ़ना है और आगे जाकर ज़िंदगी अच्छी बनेगी। इससे हम जैसे लोग ये हम अब 84 साल के हम हुए हैं, कम से कम हम 60 साल जो है इस एरिया में काम किए हैं, नाटक और सिनेमा में। तो इससे हमारे अंदर भी बहुत परिवर्तन हुआ है। जिस तरह हम सोचते थे कॉलेज में जब हम का स्टूडेंट थे और आज जैसे जिस तरह सोचते हैं उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। मगर पॉलिटिक्स जो है एक तरफ से सिर्फ स्कैम्स हो रहे हैं, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हमको नज़र नहीं आता, और दूसरी तरह फंडामेंटलिज्म बढ़ती जा रही है। ये दोनों डेंजर्स हैं। तो इसके बारे में आजकल के जो नौजवान फिल्म मेकर्स हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। फिल्म का इम्पैक्ट बहुत होता है और इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, अच्छी फिल्में। और ये इस उम्मीद से हम देखते रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी के जो भी फिल्म मेकर हैं, बहुत से यंगर फिल्म मेकर्स हैं, बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके और भी अच्छी फिल्में, गरम हवा से भी अच्छी फिल्म बन सकती है और बनना चाहिए। आपने कहा कि बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, कुछ नाम ही अगर लेना हो जिनसे आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें जो एक आध नाम मैं ऐसे बस बता सकता हूँ कि अनुराग कश्यप जो है अच्छा फिल्म मेकर है, या आप भारद्वाज को, विशाल भारद्वाज, या तो विशाल भारद्वाज बहुत अच्छा फिल्म मेकर है। और उन लोगों ने भी अच्छे अच्छे कहानीकारों को से लिखवाया, लेके जैसे गुलजार साहब से लिखवाया, कुछ स्टोरीज भी लिखवाए, कुछ गाने भी उनसे लिखवाए। और ये ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं, और सिर्फ बम्बई में नहीं, केरल में बहुत से हैं, बंगाल में बहुत से हैं, छोटे छोटे स्टेट्स में असम वगैरह, तो वहाँ भी ऐसे अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं। और जो उम्मीद है कि ऐसा ओवरऑल पिक्चर देखा जाए, हिंदुस्तान में इतनी ज़बानों में फिल्में बनती है, तो अच्छी अच्छी फिल्में अलग अलग इलाकों में बनती है, और इनको किस तरह हम आपस में देखने के लिए कोशिश करते हैं। क्या इसका पैरा डबिंग हो सकता है? क्या एक मलयालम फिल्म, अच्छी फिल्म हम क्या हिंदी में देख सकते हैं या उर्दू में देख सकते हैं, या एक बंगाली फिल्म हम क्या तमिल में देख सकते हैं? ये इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत है। सत्तू साहब, जैसे कि हम आपको बार बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप एक फ़िल्म मेकर, लेकिन हम जानते हैं कि फ़िल्म मेकर तो एक आपका पहलू है, ड्रामा में भी आप उसी तरह बहुत मजबूती से, बड़ी निरंतरता से, और अभी शायद आप दिल्ली में भी कोई प्ले डायरेक्ट करने के लिए हैं। अभी क्या ये जो ड्रामा से आपका लगाव है उसके बारे में हमें बताइए। ड्रामा में शुरू से हमारा लगाव था और अभी भी है, और हम लगातार इप्टा में हम काम करते रहे। इप्टा के बहुत से प्लेस मैंने डायरेक्ट किए हैं, और अभी बाहर भी मैं डायरेक्ट किया हूँ कुछ। अभी यहाँ दिल्ली में मैंने दारा शिको डायरेक्ट किया था, और अमृता प्रीतम के बारे में एक फिल्म, एक नाटक बना, तो वो भी मैंने डायरेक्ट किया, अमृता करके।
और अब कर रहा हूँ एक विशाख दत्त का संस्कृत नाटक, तो वो उसका तर्जुमा हुआ है बेगम कुद्सा ज़ैदी से, और उसको मैं अभी कर रहा हूँ। और वो एक हिंदुस्तानी डायलेक्ट यूज़ किया गया है उसमें, ये नहीं कि शुद्ध हिंदी इस तरह का वो नहीं है। तो एक आम जनता के लिए आसानी से समझने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नाटक में वो बातें कहना ज़्यादा सुरक्षित है जो कि सिनेमा में कह पाना, क्योंकि सिनेमा में आपको जो प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स हैं वो सब भी देखना होता है, उसकी मार्केटिंग और उसका जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट। थिएटर में शायद आप कर पाते हैं इस काम को। नहीं, थिएटर में इतना पैसा नहीं लगता है कि जितना पैसा फिल्मों में लगता है। फिर भी थिएटर करने के लिए भी अभी बहुत मुश्किल हो गया है। कम से कम कुछ तो स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो थिएटर चल नहीं सकता। थिएटर के बहुत, देखिए दिल्ली में इतने ग्रुप थिएटर्स थे, अब कहाँ हैं? है ही नहीं, है ना। और इंडिविजुअल कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो नाटक कर रहे हैं, तो अदरवाइज ग्रुप थिएटर जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब क्या है कि सिर्फ सरकारी थिएटर है, वो NSD, और उनका एक रिपर्टरी है। ये सरकारी मामला है। जी जी। जो फ्रीडम के साथ जो काम करने वाले हैं वो सरकार से हट के ही कर सकते हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों को सरकार के साथ नहीं जुड़ जाना चाहिए। तो हमारी सोच बिल्कुल बंद हो जाता है उससे। अच्छा, हम देखते हैं सत्यु साहब के डायरेक्शन के अलावा, चाहे वो थिएटर में हो चाहे सिनेमा में हो, आपने एक्टिंग भी आजमाई। मतलब मुझे नहीं मालूम कि ये जो गूगल रीयूनियन की जो शॉर्ट फिल्म है उससे अलग भी किसी फिल्म में या किसी जगह आपने एक्टिंग की होगी। ये क्या गूगल वाली क्या कहानी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक्टर तो हूँ, मुझे शौक नहीं है एक्टिंग में। हाँ, बहुत जब फोर्स किया गया तो मैंने एक ट्रेन टू पाकिस्तान एक फिल्म बनी थी, तो उसमें मैंने काम किया और उन्होंने बहुत फोर्स किया। तो उसके बाद अभी गूगल वाले मेरे पीछे पड़ गए और मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत से एक्टर्स हैं तो उनसे करवा लीजिए। नहीं, हाँ आप ही को करना है। तो फिर ठीक है, हमारे लिए भी पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि चलो कर लेता हूँ। तो किया, अच्छे पैसे मिले बस। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे यारा। बल्लू मगर मुझे एक्टर बनने का शौक ही नहीं था शुरू से। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने एक्ट किया इधर उधर शुरुआत में, मगर वो मेरा लाइन नहीं है। एक्टर्स का जो डिसिप्लिन है मेरे में नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक्टिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मैं किसी भी आदमी से एक्ट करा सकता हूँ, जो सड़क पे जो जा रहा है, कोई स्कूटर वाला है या तांगा वाला है, उससे मैं एक्टिंग करवा सकता हूँ, मगर मुझे खुद एक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर आप सब लोग जानते हैं कि ये जो बाद के बड़े बड़े स्टार हुए, अनिल कपूर और पंकज कपूर और शरण प्रभाकर वगैरह जो बाद में नाम हुए, उन्होंने आप ही की फिल्म से पहली बार जी हाँ, ये लोग, उन लोगों को इंट्रोड्यूस मैंने किया हिंदी सिनेमा में। एक फिल्म हमने कलकत्ते में बनाई थी, कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो उस फिल्म में अनिल कपूर को मैंने इंट्रोड्यूस किया।
पंकज कपूर भी थे और शरण प्रभाकर भी थी, वो सिंगर थी, उन्होंने खुद गाना गाया। जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा। जावेद अख्तर उससे पहले गाना नहीं लिखे थे, वो उनकी भी शुरुआत कहाँ से गुजर गया से। जी हाँ, उसी में से हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्यु साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और बहुत बातों में मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये थे जाने माने फिल्मकार MS सत्यु प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।